रूमी कहता है मरने से पहले मरिए आप। आपकी तालीम, आपकी कंडीशनिंग, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी अवेयरनेस, ये जितनी हैं तस्वीरें आपने देखी हैं, ये सब मिला के व्यू फाइंडर में जमा होती हैं और एक तस्वीर बनती है। कंटेनमेंट फोटोग्राफर एक आर्टिस्ट के लिए किलर है। जैसा दाली ने कहा कि जब उठता था कि व्हाट द ग्रेट दाली इज गोइंग टू डू टुडे, मैं जब भी घर जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इससे अच्छे पिक्चर ले सकता था। कंटेनमेंट का ताल्लुक दिमाग से है और हम दिल वाले हैं। 1.5 फीट का फासला है लेकिन मुलाकात कभी नहीं होती है। मेरे पूरे ख़ानदान में ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादातर लोग थे। कोई गवर्नमेंट में ऑफिसर था, कोई सेक्रेटरी था। मैंने भी ग्रेजुएशन की, एमपीएससी की, लेकिन मेरे अंकल जो थे वो बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर थे, मुस्तफ़ा रिजवी। और फिर मुझे उन्होंने 1 साल तक मैंने उनके साथ काम किया है। लेकिन मेरे हिसाब से सिनेमाटोग्राफी बड़ा मुश्किल काम है। आज भी मैं मोशन मिस करता हूँ, लेकिन उस तरह की लाइफ मेरे लिए, मैं 6 दिन काम कर सकता हूँ, उसके बाद 6 दिन नहीं आऊँगा, स्टूडियो में कदम भी नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो वक्फा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि मुझे गैप देता है क्रिएटिव सोचने के लिए। आप मुझे बताइए कि 50 साल 60 साल पहले जितने बड़े सिनेमाटोग्राफर हुए हैं हिंदुस्तान में, कितनों ने ट्रेनिंग ली थी। किसी के असिस्टेंट रहे थे, वहीं से सीखा था, वो इंस्टीट्यूट है उनके लिए। देखिए, सफ़र रहना ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। एक सफ़र नहीं होता है। लोग मंजिलों की बात करते हैं, मंजिल एक कभी रह नहीं सकती आपकी ज़िंदगी में। मंजिलें बदलती रह सकती हैं, सफ़र बदलते रहते हैं। आपकी सोच बदलनी चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे एक फोटोग्राफर थे, दयाराम चावड़ा, उनके पास ले गए और 6 महीने तक उनके यहाँ रखा कि एक मशहूर डायरेक्टर वहाँ आते थे, साबिर साहब उनका नाम था। तो एक दिन वो आए, एक मॉडल उनकी स्टूडियो में आया और बग़ैर कुछ एक्सक्यूज़ मी या रोकने के उसने बात करना शुरू की दयाराम चावड़ा से। साबिर साहब बड़े सब्र के साथ, बड़े तमीज़ के साथ थोड़ी देर तक बैठे रहे। उसके बाद वो जब रुका, वो वक्फा था, उसमें साबिर साहब ने कहा, दयाराम जी, आप अपनी दहलीज पर एक सब्र का प्याला रखें और जो भी आए उसके अंदर वो एक घूंट पी के आए। वो चीज़ मुझे इसलिए भी याद है, 25 साल गए होंगे, उस आदमी ने इतनी तमीज़ सिखा गई कि मुझे लगा कि हर इंसान और एक कोई ऑर्डिनरी आदमी है जो एक शूटिंग में शामिल है, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ जब शूटिंग ख़त्म हो या शूटिंग शुरू हो तो सबसे हाथ मिलाऊँ, तो कहूँ कि मैं एहसानमंद हूँ कि मेरी शूटिंग में आपका एक हिस्सा था। मेरा बचपन एक ऐसी औरत के साथ गुजरा है जिसके बगैर मैं समझता कि मेरी फ़ोटोग्राफ़ी या मेरी इंसान बनने की जो तहरीक थी वो मुकम्मल कभी नहीं हो पाती थी। वो इस्मत चुगताई है। उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है। उनके वफ़ात का वक्त था और मुझे पता नहीं, एक तरह की कॉलिंग थी या जो भी थी, मुझे लगा उनसे जाके मिलना है। मुझे देखा तो मैंने कहा, आंटी मुझे पहचाना? बोली नहीं। तो मैंने कहा, मैं सैयद साहब का लड़का हूँ। वो कहाँ है? मैंने कहा, उनका इंतकाल हो गया। कहने लगी, बड़े बेमुरवत लोग होते हैं, बगैर बताए मर जाते हैं। अब इस्मत चुगताई बोल सकती थी। वो अल्फाज ही सिर्फ अल्फाज नहीं होते हैं, उसके पीछे बहुत से किरदार होते हैं, उसके एक्शन होती है, उसकी ना बोली चीज़ें, जो साइलेंस में वो जो बात करता है, वो मेरे लिए बड़ी बड़ी अहमियत रहती है। ज़बान तो सभी बोलते हैं, अल्फाज बगैर इंटेंशन के, बगैर मकसद के बेमानी है। महर कैस्टिलिनो करके बहुत, आज भी बहुत मशहूर शख्स हैं फैशन में, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया है। और
उनके फर्स्ट ब्रेक से एक आदमी से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है, उनका नाम है शाह अब्दुल राज़ी, जिनको एशिया में सबसे बड़ा डिज़ाइनर समझा जाता है। और शाह अब्दुल राज़ी से मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। उसके बाद फेमिना का वक्त आया, सत्यासन। उससे पहले फेमिना एक बड़ी घरेलू मैगज़ीन थी। हर डिज़ाइनर को हमने एक्सपोज किया है फेमिना को। वेंडल रॉड्रिक्स से इंट्रोडक्शन हुआ मेरा। गोवा जाता था, 6-6 दिन रहते थे और रोज़ कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे। फैशन का ताल्लुक मेरी जहनियत से है, मेरे किरदार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा आर्ट अलग रहा है। मेरे आर्ट में एरोगेंस रहा हो, मेरे आर्ट में ब्लंटनेस रही होगी कैरेक्टर की, वो किरदार की दानिशमंदी है, वो किरदार की डिमांड है कि मैं उस किरदार को किस तरह पेश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर कोई मुझे नहीं बोल सकता कि मेरे में मगरूरियत है। एक बहुत बड़े सूफी थे हज़रत जुनैद करके, रोड पे जा रहे थे, अंधेरी रात थी, एक बच्चा चिराग लेके चला जा रहा था। अचानक वो रुक गए और कहा, उनको थोड़ी देर के लिए मगरूरियत आ गई कि इस बच्चे को मैं कुछ सिखा दूँ। उसके नज़दीक गए और उनको पूछा, बेटा ये रोशनी आई कहाँ से? वो बच्चे ने लाइट बुझा दी, रोशनी बुझा दी और कहा, आप मुझे बता दे कहाँ गई है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई है। Borrowed knowledge does nothing, destroys you। आप उस कदमों पे चलते हैं, इसमें फुटमार्क बने वो आपको उसी जगह ले जाएंगे जो शख्स पहली बार चला था। ट्रेंड भी है, एक तरह की अपनी क्रिएटिविटी से गद्दारी है। तो हम अपनी टेक्निक, अपनी क्रिएटिविटी से अलग तरीके से ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकते हैं बनिस्बत के ब्लाइंड फॉलोइंग के हिसाब से। मेरे ब्लैक एंड वाइट पे इतने साल से काम करने के लिए जब भी वर्कशॉप करता हूँ तो पहला क्वेश्चन ही होता है कि ब्लैक एंड वाइट का। कितनी जगह पे कहा मैंने कि मेरे एक आर्टिस्ट होता है, उसका अपना मीडियम होता है और वो मीडियम फॉलो करता है। कितनी जगह पे ये हुआ कि वो कन्विंस नहीं कर पाया मैं, तो मैंने कहा मैं कलर ब्लाइंड हूँ। दो 200 साल 300 साल की ब्लैक एंड वाइट आज भी जिंदा इसलिए है कि उन्होंने जो काम किया है वो दो कलर में काम किया है, और 4 और 6 कलर 8-10 कलर में तब्दीली इसलिए आती है कि लोग कलर से बोरियत हो जाते हैं। दूसरी बात है कि एक लाइट में आप कलर नहीं शूट कर सकते हैं, और मैं सिर्फ एक लाइट यूज़ करता हूँ। पहले तो 20 हुआ करती थी लाइट, मैं एक लाइट यूज़ करता था, लोगों को ताज्जुब लगता था कि ये क्या कर रहा है। नेचर ने हमको सिर्फ एक लाइट दी है, और जितना करिश्मा नेचर क्रिएट करता है, सूरज एक है। हाफिज़ की बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसने लिखा है कि ज़मीन को आसमान कभी नहीं बोलता कि मैं रोशनी तुझको दे रहा हूँ, इतने सालों से दे रहा हूँ, कब तक। कि एक रोशनी जो है वो इतना तमाशा क्रिएट करती है कि आप पता नहीं सकता है। आप देखें, सुबह में अलग होती है उसका तमाशा, दोपहर में अलग होता है, शाम को अलग होता है। लोग गोल्डन लाइट के पीछे भागते रहते हैं कि अगर मुड़ के देखें तो दूसरी जगह पर उसने अलग से कुछ और ही क्रिएट कर रखा है। रोशनी तस्वीरें बनाती है। माई शैडो स्पीक मच मोर देन माई लाइट। अगर शैडोज़ नहीं है फिल्म में तो पिक्चर क्या है, कोई बेमानी लगती है। मुझे ग्रे टोन्स में जो ब्यूटी नज़र आती है वो कहीं और नज़र नहीं आती। मैं कलर पिक्चर 10 मिनट तक देख सकता हूँ। मैं एक पूरी किताब 10 मिनट में ब्लैक एंड वाइट में ख़त्म कर सकता हूँ। वेस्टर्न फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने बहुत कलर में भी काम किया है, लेकिन उनका सारा के सारा पर्सनल वर्क ब्लैक एंड वाइट में रहा। रिचर्ड आवेदान ले लो, आविंग पेन ले लो, हर्ब रिज ले लो, सब ने काम अपने अपने ब्लैक एंड वाइट में पर्सनल काम किए। ये वो चीज़ है कि हमको बिखरना चाहिए। बिखरे बगैर आप मुंजमद नहीं हो सकते, जम नहीं सकते। आप पर्सनल वर्क करते हैं तो आप कैद तोड़ते हैं, आप आज़ाद हैं,
आपका कॉन्सेप्ट है, आपका मॉडल है, आपकी सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आपने पर्सनल काम नहीं किया है तो मेरे हिसाब से, मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आप बड़े फोटोग्राफर नहीं बन सकते। पर्सनल वर्क आपको उस दर्जे पे ले जाता है कि आपको कोई सौदे में उठा दे और कमर्शियल वर्क काम करने के लिए कहे तो आप इजीली कर लीजिए। हर आदमी हर वक्त एक मास्टरपीस नहीं क्रिएट करता, लेकिन वो आदमी जो क्रिएट कर रहा है वो हमेशा समझता है कि मैं मास्टरपीस क्रिएट कर रहा हूँ, और उसको समझाने के लिए कोई तो होना चाहिए। विदाउट द क्रिटिसिज्म इवॉल्व कोई भी नहीं होगा। इवोल्यूशन और क्रिटिसिज्म का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। टुडे व्हेन आई थिंक अबाउट अ पिक्चर, आई डोंट थिंक अबाउट परफेक्टनेस, अबाउट ब्यूटी, आई थिंक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ पिक्चर। कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो खूबसूरती का मयार क्या है कि आपने देखा है और उसने बताया है। आप विजुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर पिक्चर नहीं बनती हैं। जब तक आप अपने आप को उस इमोशन से अलग नहीं करेंगे जो आप खींचना चाहते हैं, वो आपको इमोशंस कभी नहीं मिलेंगे। आपका इन्वॉल्वमेंट आहिस्ते आहिस्ते उस इमोशन में दाखिल होगा कि डिटैचमेंट उस वक्त अपने कैरेक्टर के साथ अलग हो जाना चाहिए। आप तस्वीरें देखें तो आप उसको फील करें, आपके दिल को वो हिला देनी चाहिए। आँख से तो बहुत सी तस्वीरें देखी जाती हैं, पसंद भी की जाती हैं, लोग देखें कॉम्पोजिशन। जो पिक्चर्स की फीलिंग है, तो जब तक वो आप आर्टिस्ट को नहीं जानेंगे, उसके एहसासात को नहीं जानेंगे, उसके इमोशंस को नहीं जानेंगे, वो तस्वीर में आपको मकसद नज़र आएगा ही नहीं। तो तस्वीरों को देखने के लिए एहसास होना चाहिए। देखिए, कार्ल साहब ब्रेसॉन स्ट्रीट फोटोग्राफर थे और लाइका का रेंज फाइंडर यूज़ करते थे। वी फाइंडर को आँख लगाने से पहले आपको एहसास हो जाना चाहिए कि मेरा पिक्चर है। व्यू फाइंडर से देखने के बाद आपको पिक्चर नहीं ले सकते आप। वो लोग स्ट्रीट फोटोग्राफर वाले अपने फाइंडर को लगाने से पहले उनको मालूम होता है कि ये मेरा पिक्चर है। इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ, एम्स में सब बॉडी गई थी, सब लोग जमा थे, सब स्ट्रीट फोटोग्राफर उनकी बॉडी का शूट करने, उसके अतराफ में शूट करने। एस पॉल ने सामने की बिल्डिंग में खड़े रह के जो एम्स के खिड़कियों के बाहर जो देख रहे थे उनकी तस्वीर ली थी, और पूरे नेशनल में, पूरे इंडिया में वो तस्वीर छपी थी, वो देखने के लिए कि लोग कैसे देख रहे हैं, इस आदमी ने कैसे देखा। वो देखिए, उसने व्यू फाइंडर नहीं लगाया था, उसको नज़र आई थी तस्वीर। एक नाम है जो 47 के उम्र में उनका इंतकाल हुआ, रघुवीर सिंह। अगर वो ज़िंदा होते तो मैं नहीं समझता कि इनसे बड़ा कोई फोटोग्राफर होता। हम मुर्दा परस्त लोग हैं, मरने के बाद उनकी इज्जत करते हैं। The kind of depth, the kind of focus you get out of film, you don't get digital. Everything is too sharp in digital. Everything is different from what you shot in film. This is pre-visualization has become post-visualization. You work on computer much more than you work on the processing of the film. You're looking at the picture coming out of the chemical. It is like a baby is born out of it. So image quality, everything, what you are dodging and burning, everything is beautiful about it. ये मैंने किताब के पहले पेज पे से भी यही लिखा है और मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट क्रिएट, आई डिस्कवर। जॉन इलिया ने लिखा था, ये क्या करता है, खुशबुओं में रंग भरता है। अब कौन खुशबू में रंग भरेगा? ये इमेजिनेशन है। जो उर्दू शायरी है वो आपको फोटोग्राफर बनाए ना बनाए आशिक ज़रूर बना देती है। कि देखिए, फराज ने लिखा है कि तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। फैज़ की ज़िंदगी देखिए तो उसको कम्यूनल करार दिए थे। फैज़ की पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के बाहर गुजरी है क्योंकि एक भी पॉलिटिशियन उसको पसंद नहीं करता था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम उस दूरबीन से देखना चाहते हैं जो दूरबीन हमें
देखनी है। हम उस चीज़ को नहीं देखना चाहते कि बदल कर कि शख्स क्या था, उसने क्या कहा है। एक तरह का ट्रेंड हो जाता है और बगैर पढ़े हर आदमी उसको फॉलो करने लगता है। जैसे मंटो ने पाकिस्तान जा रहा था, जब बहुत गर्म हो गया माहौल और उसके सारे दोस्त नॉन मुस्लिम थे, तो उसका ख़ास दोस्त था, उसने कहा कि भैया तुम किस ज़हनियत से पाकिस्तान जाओगे, तुम तो कोई हैसियत से मुसलमान हो नहीं। तो उसने कहा कत्ल होने के लिए नाम काफ़ी है। अब उस आदमी ने ठंडा गोश्त लिखा है, ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं कि आप एक दिन पढ़ने के बाद एक हफ्ते तक इतनी अफसुर्दगी आपके दिल में रहेगी कि क्या हुआ है। लोग पार्टीशन का जिक्र नहीं करते हैं कि हम जिंदों की इज्जत नहीं करते, मुर्दों का एहतराम नहीं करते। तस्वीरें बोलती हैं और खामोशी से बोलती हैं। दुनिया में जितने इनकलाब आए हैं वो तस्वीरों से आए हैं। शायर ने लिखा था कि शरीफ इंसानों, जंग टलते रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। आप सोच सकते हैं कि इंसान कहाँ जा रहा है। हम एक मज़हब की लकीरों में कैद हैं। हम हज़ारों साल से इवॉल्व हो रहे हैं। यही एवोल्यूशन है कि आज भी हम वो जंगों की बात करते हैं, खून रेजी की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं। ये नफ़रत जितनी आप उगलोगे उससे कहीं ज़्यादा निगलोगे। आर्टिस्ट आज़ाद पैदा होता है, आज़ाद मरता है। एक जिंदा रूह है, उसका फैलाव इतना बड़ा है कि वो सिर्फ उसकी हद तक मुतय्यन नहीं होता, उस हद तक लिमिटेड नहीं होता है। उसकी सोच बड़ी होती है, उसका दिल बड़ा होता है, सोचने का तरीका अलग होता है और उसको हर चीज़ उसके अतराफ़ में मुतासिर करती है। और वही गम जिसको मैं एंग्स कहता हूँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं खलती है उसमें और वो रिफ़्लेक्ट होती है उसके काम में, उसकी बातों में, उसके मिजाज में, उसकी किताबों में, उसकी फ़ोटोग्राफी में। शायरी के बाद अगर मुझे मौसीकी से लगाव नहीं होता तो मैं सोलफुली इतना ऊपर नहीं उठता। मौसीकी तो ऐसी है कि आप कितने भी गम हों, कितने भी एंग्स हों, कितनी भी नेगेटिव बातें हों और आप बड़े बुरी हालात में गुजर रही है और वो गम के गाने गा रहा है जब भी आपका दिल चहक उठता है। You are living in now, the moment exactly. Even the second moment is not assured to you. This is life. अच्छी तस्वीरें जो मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छी तस्वीरें आज भी नहीं उतारी है। शायद कल कोई दिन आएगा तो मुझे लगेगा कि मैंने उतारी है।